Yes. Good morning, and let us start with hypothesis testing. Let's start from beginning. I've already done it once, but I will try to summarize some of the things, and then I will be taking the new things about basically that is uh, type 1 test, type 2 test, and confidence level of these two types of tests. But before that, I would like to revise uh, hypothesis testing. Just 1 minute. I will have to go to the yes. It was there. Okay, now let's start with hypothesis testing. Uh, as I told you earlier, you know about hypothesis, और आपको मालूम है hypothesis क्या है. ये आपने इसके पहले भी इसको पढ़ा है. लेकिन फिर भी एक बार हम समराइज कर दें. hypothesis is basically a conjecture and guess solution to a problem. And this solution a researcher does not cannot provide solution in scratch. कोई भी रिसर्चर जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करता है. ही और शी इज हैविंग सम फेयर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम. जिस प्रॉब्लम पर वो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी होती है, और दैट नॉलेज हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग कंजेक्चर और गेस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो अब जानते हैं कि जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है दैट हैज टू बी एक गेस सॉल्यूशन है दैट हैज टू बी टेस्टेड. हाइपोथेसिस का टेस्ट होना आवश्यक है. अगर कोई हाइपोथेसिस इस तरह का है कि उसको हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, या हाइपोथेसिस ऐसा है जो टेस्ट नहीं हो सकता, दैट इज नॉट टेस्टेबल, तो वो हाइपोथेसिस की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. और आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस बेसिकली जो है हमारा वो हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग जो यहाँ पर चर्चा करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों की चर्चा करेंगे. और आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस बेसिकली अगर हमारा रिसर्च एक्सपेरिमेंटल हो, इफ इट इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो वहाँ हाइपोथेसिस का उपयोग आवश्यक रूप से होता है. ये कहाँ जा रहा है एक्चुअली, आई एम नॉट फाइंडिंग द what I wanted to do it. Yes, ये आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस का उपयोग आवश्यक रूप से होता है. और आपने सुना होगा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में. हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था. इसके पहले भी हाइपोथेसिस आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड द काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस. जो नल हाइपोथेसिस है वो बेसिकली उसमें देयर इज नो हाइपोथेसिस है. उसमें जो अगर दो किसी मीन्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स. मान लीजिए कि दो टीचिंग मेथड्स है, उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाया है.
नाउ उसमें जो हमारे दो ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोनों का जो मीन्स, कोई टेस्ट लेते हैं, अचीवमेंट टेस्ट सपोज, और उसके बाद जो दोनों का मीन्स हमारे पास आता है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं वेदर ये दोनों मीन के बीच में डिफरेंस है या नहीं। तो हाइपोथेसिस जो हम लेते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। हम ये मान करके चलते हैं इन द बिगिनिंग कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के क्रम में अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, देन वी टेक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि मेथड ए इज बेटर देन मेथड बी, or achievement of method A is superior than achievement of method B. And we all do on the basis of a test that is suppose called t-test. So null hypothesis में जो comparison है, जो दो ग्रुप्स हैं या दो वेरिएबल्स हैं, उसके बीच अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और बेसिकली मीन्स का कंपेयर हम करते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है कि देयर इज ए डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर हम ये कहें कि ए रनर इज हैविंग बेटर आईक्यू और हायर आईक्यू देन सपोज सम फुटबॉलर, तो एन एथलीट इज हायर आईक्यू देन फुटबॉलर, इट इज से दिस हाइपोथेसिस शोज सम डायरेक्शन। इससे ये पता चलता है कि किसी एक ग्रुप का, एथलीट का या फुटबॉलर का आईक्यू ज्यादा है या कम है, या हम कह सकते हैं कि आईक्यू ऑफ एथलीट इज नॉट हायर देन आईक्यू ऑफ फुटबॉलर। नॉट हायर देन मीन्स इट इज इक्वल और लेस, इट इज ऑल्सो हैविंग डायरेक्शन। तो इसको हम कई तरह से लिखा जा सकता है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि IQ और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ए इज हायर देन ग्रुप बी। हम ये भी कह सकते हैं अचीवमेंट ऑफ ए इज नॉट हायर देन ग्रुप बी, और अचीवमेंट ऑफ ए इज नॉट लेसर देन ग्रुप बी। नॉट लेसर मीन्स it means कि either it is equal or higher, it is not lesser than that. So such hypotheses are called directional hypothesis. They are having some sense of direction. तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक मुद्दा है, ये मानते हुए कि आप हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं, हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे। हाइपोथेसिस को किस तरह टेस्ट करते हैं, इस पर हमारी चर्चा है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो आपके सामने जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हम शुरू करते हैं कि पहले जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हमको टेस्ट चाहिए, हमको टेस्ट की जरूरत होती है। तो टेस्ट को हम वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, दूसरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट एक पावरफुल टेस्ट है, और ये जो है इसके कुछ जो बेसिक एजम्पशंस हैं जिस पर ये काम करता है। अगर वो बेसिक एजम्पशंस पूरे होंगे तभी आप पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एजम्पशन है, इसका आधार क्या है कि नेचर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ स्केल यूज्ड टू क्वांटिफाई डेटा ऑब्जर्वेशन, ये इसका आधार है। चाहे वो पैरामीट्रिक टेस्ट आप इस्तेमाल करें या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करें, टेस्ट को इस्तेमाल करने का कुछ बेसिस है, कुछ आधार है। और वो आधार क्या है कि पॉपुलेशन आपका कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दूसरा है किस तरह का स्केल आप इस्तेमाल करते हैं, जिस वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस वेरिएबल्स का यूज हमारे स्टडी में हो रहा है, उस वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए किस ढंग के स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्केल के बारे में आप लोग जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दिस नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल। तो स्केल के बारे में आप जानते हैं। नॉमिनल इज द बेसिक फॉर्म ऑफ स्केल, जिसमें कि केवल डिवीजन क्लासेस होते हैं। सपोज मैन विमेन, अगर इस ढंग का डिवीजन है, अगर दो ग्रुप है, वन ग्रुप is of male students, another group is of female students, तो इस ढंग का जो क्लासिफिकेशन है ये नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल के बारे में आप जानते हैं कि इट टॉक्स अबाउट ऑर्डर, रैंक। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 स्कोर्स हैं, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। उसको ऑर्डर में, मान लीजिए किसी को 80 मार्क्स है
वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है, किसी को 78 है, दैट कम्स टू द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट रैंक। देन लाइकवाइज आप 80 से शुरू करके जहां तक भी जाता है वो उसको रैंक में हम सजा देते हैं। तो ये रैंक जो है, ये रैंक बताता है। जो ऑर्डिनल है ऑर्डर में इसको लगाते हैं, रैंक में लगाते हैं। इसमें एक जो मतलब एक बात है जिसको डिस्कस करनी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड रैंक और सेकंड और थर्ड रैंक के बीच में जो फासला है, जो डिफरेंस है, दैट मे नॉट बी इक्वल। ये हमने इसके पिछले पीरियड में भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक पर कोई स्टूडेंट है और वो फर्स्ट रैंक पर जो है उसका मान लीजिए कि उसके पास उसका अचीवमेंट, उसका मार्क्स स्कोर जो है 80 है, और जो सेकंड रैंक पर है उसका 75 है। अब थर्ड रैंक पर है जो मान लीजिए उसका 55 है। नाउ सी, फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच में मात्र 5 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में काफी डिफरेंस है। तो ये रैंक जो है, ये फर्स्ट और सेकंड रैंक, सेकंड और थर्ड रैंक, थर्ड और फोर्थ रैंक, इसके बीच का डिफरेंसेस आप नहीं पता कर सकते यहाँ पर। तो इस ढंग का स्केल जो है ऑर्डिनल स्केल है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो वेरिएबल्स है उसके स्कोर्स जो है उसको हम ऑर्डर में लगा सकते हैं, और एक रैंक और दूसरे रैंक के बीच में डिफरेंसेस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस इक्वल होता नहीं। उसके बाद रेशियो स्केल आप जानते हैं, रेशियो स्केल में हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं। हर इंटरवल जो है बराबर होता है, जिसका हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो जीरो जो होता है वो एज्यूम जीरो है, ट्रू जीरो नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं बिहेवियर के साथ काम करते हैं। सोशल साइंसेज और बिहेवियरल साइंसेज में जो ट्रेट्स हमारे हैं वो बेसिकली जीरो होते नहीं। किसी का इंटेलिजेंस जीरो नहीं होता है, या किसी का अचीवमेंट भी जीरो नहीं होता है। जीरो एज्यूम जीरो है। लास्ट स्केल है रेशियो स्केल, जिसमें कि रियल मतलब एब्सोल्यूट जीरो होता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। जो मैथमेटिकल स्केल है, अगर कहीं हम कोई स्पॉट है, कोई बिंदु है, तो इसका मतलब देयर इज नो डिस्टेंस, वो कोई डिस्टेंस नहीं घेरता है, वो बेसिकली वो जो है वो एब्सोल्यूट जीरो है। लेकिन जैसे हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर में जीरो, हम जिस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जीरो है, लेकिन किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जीरो नहीं होता है। वो एक मानक है, मान लिया कि हाँ जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसी तरह जैसे आप स्कोर देते हैं किसी को, जीरो स्कोर, अगर आपके हिसाब से वो आंसर नहीं है तो आपने जीरो दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो जीरो हो ही नहीं सकता है, किसी का इंटेलिजेंस जीरो हो ही नहीं सकता। देयर इज सम इंटेलिजेंस इज देयर, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जीरो है और यहां से हम स्टार्ट करें, एक बेस, एक आधार मान लेते हैं। तो इसलिए ये जो आपका स्केल है, जो नॉमिनल है या ऑर्डिनल है या रेशियो स्केल है या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्केल इस इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। रेशियो इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्केल, जिसमें कि ट्रू जीरो है और सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। लेकिन हम बेसिकली रेशियो स्केल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। हमारे पास जो भी हम सोशल बिहेवियरल साइंसेज में जिन मुद्दों के साथ काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ काम करते हैं, वहां पर कोई भी ट्रेट्स या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो नहीं होता है। देयर इज समथिंग इज देयर। तो हमारा जो जीरो है वो मानक जीरो है। हम जो इंटरवल स्केल में जिस जीरो का इस्तेमाल करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो यही है कि जब आप टेस्ट की चर्चा करेंगे, किस ढंग का टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, वेदर पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका पॉपुलेशन कैसा है और किस ढंग के स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जो एजम्पशंस हैं आपके सामने हैं, यू गो थ्रू इट, कि इसमें ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है दैट इज नॉर्मल। यहाँ पर हम रैंडम सैंपलिंग जब करते हैं तो किसी एक इंडिविजुअल का चुना जाना दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। द सिलेक्शन ऑफ वन केस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ एनी अदर केस। आप जानते हैं इसके बारे में। दूसरा है कि सैंपल हैव इक्वल और नियरली इक्वल वेरिएंसेस। वेरिएंस के बारे में हमने चर्चा किया है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। वेरिएंस में एक फायदा है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नेगेटिव हो भी सकता है, लेकिन
ये स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर देंगे सिग्मा स्क्वायर, तो ये नेगेटिव नहीं होता है ना, इट इज इजियर टू वर्क विथ वेरिएंसेस। तो ये जो है कि इसमें जो वेरिएंसेस हैं वो बेसिकली इक्वल या नियरली इक्वल, आप जानते हैं आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते हैं, इट्स इक्वल और नियरली इक्वल होते हैं। और ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसी स्थिति में जबकि आपका सैंपल छोटा है। और लास्ट पॉइंट है वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल्स। यहाँ जो वेरिएबल्स को जो मेजर करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वहां पर इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हैं और रेशियो स्केल का इस्तेमाल करते हैं। दोनों पॉसिबल है, लेकिन हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इंटरवल स्केल का। नाउ इसके साथ साथ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की आप बात कर लीजिए। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को जो एजम्पशंस है इसके लगभग अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इज नॉट नॉन टू बी नॉर्मल। अगर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन नॉर्मल होने की संभावना नहीं है, हम जानते हैं पॉपुलेशन अगर हमको मालूम है कि नॉर्मल नहीं है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर जो स्केल का इस्तेमाल है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल, वहां इंटरवल या रेशियो स्केल का इस्तेमाल नहीं होगा। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो स्केल इस्तेमाल होता है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है वो नॉमिनल ऑर्डिनल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लें कि कोई किसी हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, मान लीजिए कि वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग को काउंट कर सकते हैं कितनी बार स्मोकिंग करता है, या कोई एक्टिविटी करता है कितने बार करता है, तो इज काउंटिंग। यहाँ पर जो है कि जो बेसिकली जो है अगर पॉपुलेशन मान लीजिए कि नॉर्मल नहीं है, हमको मालूम है कि पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दैट केस हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। अब पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में जानते हैं कि जैसे टी टेस्ट ये पैरामीट्रिक टेस्ट, और हम लोग बहुत धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करते हैं। एफ टेस्ट इज ऑल्सो पैरामीट्रिक टेस्ट, काय स्क्वायर इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। लेकिन आपको हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर कि नॉर्मल कंडीशंस में भी हम, अगर हमको पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है वेदर इट इज नॉर्मल और अदरवाइज, तो कभी कभी हम नॉन पैरामीट्रिक का इस्तेमाल वैसी स्थिति में भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा थ्योरेटिकल पोजीशन है कि बेसिकली हम लोग जो पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल वहां करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन इज नॉन टू बी नॉर्मल, और स्केल्स जो है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो वेरिएबल्स के लिए वो या तो रेशियो है, इंटरवल है और रेशियो है। और नॉन पैरामीट्रिक का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां की पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, इज नॉट नॉन टू बी नॉर्मल, एंड स्केल्स यूज्ड आर नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, एक टी टेस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जब हम नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की बात करेंगे, हाउ टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस, तो टी टेस्ट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर टी टेस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये देखिए आप। इसमें दो चीज़ों की जरूरत है। अगर दो ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक दोनों ग्रुप का मीन चाहिए, और उसके बाद जो है दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन, और दोनों में कितना बड़ा सैंपल है, तो उस आधार पर हम टी टेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर देखिए मीन 1 माइनस मीन 2 रूट ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर बाय n2। तो ये जो है इस तरह हम टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नल हाइपोथेसिस को हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लें कि बेसिकली यहाँ पर नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पैरामीटर्स, दो और दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, और concerned with a judgment that apparent differences between parameters are true or result of sampling error। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय ये देखना पड़ता है कि अगर दो मीन के बीच में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग मीन 1 एंड मीन 2, तो दोनों मीन के बीच में डिफरेंस तो होगा। यू टेक एनी मीन,
एनी ग्रुप, दो मीन के बीच में डिफरेंस होगा। मान लीजिए एक मीन है 70.3, दूसरा मीन है 71। नाउ डिफरेंस इज देयर, 0.7 का डिफरेंस है। वन मीन इज 70.3 एंड अनदर मीन इज सपोज 70.9, तो 0.6 का डिफरेंस है दोनों मीन में। लेकिन हमको ये पता करना है कि ये डिफरेंस जो है दिस इज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट, जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसके चलते ये डिफरेंस है, या ये डिफरेंस सैंपलिंग एरर के चलते। क्योंकि जब सैंपल हम करते हैं, पहले हमने बताया कि सैंपलिंग एरर इज एन इनएविटेबल। सैंपलिंग एरर जो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सैंपलिंग एरर होगा, इट इज इनएविटेबल। उसका लेवल हमको ये देखना है कि ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट के चलते अंतर आया है या फिर सैंपलिंग एरर के चलते अंतर आया है। ये बात हमको डिसाइड करनी पड़ेगी, ये बात तय करनी पड़ेगी, और तभी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट का हवाला हम लेते हैं। वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सपोज कि वी हैव टू टीचिंग मेथड्स ए एंड बी। एक टीचिंग मेथड पुराना है, ट्रेडिशनल है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके इफेक्टिवनेस के बारे में जानते हैं। वी नो अबाउट द मेथड एंड नाउ वी हैव ए न्यू मेथड जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम ये जानना चाहते हैं कि नाउ दिस मेथड इज इफेक्टिव और नॉट। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वी कंपेयर विद द अर्लियर मेथड। हम दो ग्रुप लेते हैं, आप जानते हैं, दोनों ग्रुप इक्वेट करके लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो सही है, आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ा होगा, मुझे लगता है आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास मेथोलॉजी का बहुत ही रिच इनपुट है आपके इन ऑल द 4 सेमेस्टर्स। तो उसमें किस तरह दो ग्रुप को इक्वेट करते हैं, दिस इज अनदर इशू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि दोनों ग्रुप को इक्वेट करते हैं। फिजिकल साइंसेस में इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल ए कंडीशन। जैसे हमने कहा है कि अगर आपको हमको चाहिए कि एक वैक्यूम का सिचुएशन चाहिए, तो नेचुरल साइंसेज में तभी तक दिक्कत है, फिजिकल साइंसेज में तभी तक दिक्कत है जब तक कि हमको वैक्यूम क्रिएट करने का तरीका नहीं मालूम है। एक बार अगर तरीका मालूम हो जाता है इट्स ऑल इजी। लेकिन सोशल और बिहेवियरल साइंसेज में हर हमेशा डिफिकल्टी बनी रहती है। ये हर हमेशा जो है ये डिफिकल्टी बनी रहती है कि जो है दो ग्रुप को इक्वेट जो करते हैं, दोनों ग्रुप के साथ इतने वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के साथ इतने वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं कि हम वी ट्राई टू मैनेज पॉसिबल वेरिएबल्स। जैसे एज पर हम बराबर कर लेते हैं, उसके मान लीजिए सेक्स रेशियो पर बराबर कर लेंगे, एनवायरमेंट को कुछ हद तक बराबर कर लेंगे, उसके अचीवमेंट को देख लेंगे, उसके कई चीज फैक्टर्स को जो कि आइडेंटिफाइबल है, जो हम कर सकते हैं, उसके आधार पर दो ग्रुप को इक्वेट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। फिर दोनों ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, एक को पुराने मेथड से पढ़ाते हैं, एक को न्यू मेथड जो आपने याद किया है या जिसका इफेक्टिवनेस आप जानना चाहते हैं उससे पढ़ाते हैं, और फाइनली वी टेक ए टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, और उसका मीन हमारे पास आ जाता है। नाउ ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट मीन, now we would be trying to test the hypothesis. ये जो दो मीन है इस पर हम टी टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट ये पैरामीट्रिक टेस्ट, और टी टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर these two groups, these two means differ significantly or not. Significantly means कि difference is real or not. It is due to the experiment. जो मेथड हमने लगाया उसी के चलते ही डिफरेंस है, क्योंकि बाकी सारे वेरिएबल्स को हमने क्या किया था, बाकी सारे वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल कर रखा था, इक्वेट कर रखा था, बराबर कर रखा था। अगर कोई अंतर आ रहा है तो यही दो अलग अलग मेथड हैं जो दोनों ग्रुप में अलग है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम और सिमिलर। तो ये जो टी टेस्ट है, उस टी टेस्ट को हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को देन वी टी टेस्ट के सहारे हम जान पाते हैं कि वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट। अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है। अभी तक जो हम कह रहे थे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी, अब हम कहेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी, और जिसका अचीवमेंट ज्यादा है हम कह सकते हैं ग्रुप ए इज सुपीरियर टू ग्रुप बी इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट।
तो ये जो है इस तरह हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं और इसी की चर्चा हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। और हमारा हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाता है देन वी गो फॉर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। व्हाट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? दिस ग्रुप इज बेटर देन दैट ग्रुप। तो ये जो अब जो डायरेक्शन जो हाइपोथेसिस को हम दे रहे हैं दैट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हैविंग सम सेंस ऑफ डायरेक्शन। नल हाइपोथेसिस एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ लॉजिक है, स्ट्रॉन्गर टेस्ट ऑफ लॉजिक है। जाहिर है कि नल हाइपोथेसिस जो है इसमें स्ट्रॉन्गर टेस्ट ऑफ लॉजिक इसलिए भी है कि हमारे पास जो दो ग्रुप है हम किसी को सुपीरियर मान करके नहीं चल रहे। द रिसर्चर इज न्यूट्रल, हम कह रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। ये अलग बात है कि एक्सपेरिमेंट के बाद डिफरेंस निकल आता है, नहीं भी निकल सकता है, हमारा हाइपोथेसिस सस्टेन भी हो सकता है, रिजेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो जो हमारा पॉजिटिव हाइपोथेसिस है जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहे हैं, जहां की सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गया, तो वहां पर क्या है कि मैं मीन अचीवमेंट ऑफ कंट्रोल ग्रुप इज हायर देन मीन अचीवमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और वाइस वर्सा। तो जो एग्जांपल है उससे हमने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हम लोग आगे जो चर्चा कर रहे हैं वो रिजेक्शन लेवल का। किसी भी हाइपोथेसिस को हम दो लेवल पर रिजेक्ट करते हैं। 5% लेवल जिसको 0.05 लेवल कहते हैं, यहां देखिए रेड में इंडिकेटेड है, दिस इज इंडिकेटेड। एंड अनदर इज 0.01 लेवल, 1% level. What does 5% level of significance means? It means कि when we conduct an experiment 100 times, तो 95%, 95 experiments are 95 times result is due to the experiment and 5 result is due to the sampling error. तो 5% लेवल, 5 से 1% लेवल को हम जो है 5% लेवल को मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मानते हैं। अगर 6, 7, 8% जो है कि हमारा अगर रिजल्ट ड्यू टू सैंपलिंग एरर है तो हम उसको नहीं मानते। हम मानते हैं कम से कम 5%, 0.5 लेवल। 100 एक्सपेरिमेंटेशन में से 5 बार जो है इट इज ड्यू टू सैंपलिंग एरर, जो डिफरेंस है ड्यू टू सैंपलिंग एरर, अदरवाइज इट इज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा एक हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये 0.1% पर है। कहने का मतलब अगर एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स हम कंडक्ट करते हैं तो एक बार जो है ऐसा हो सकता है कि दैट डिफरेंस कम्स ड्यू टू द सैंपलिंग एरर, अदरवाइज डिफरेंस इज ड्यू टू एक्सपेरिमेंट। तो इसको कहते हैं 0.01 लेवल। 5% लेवल भी कह सकते हैं या 0.05 लेवल अल्फा लेवल कह सकते हैं, या 0.01 लेवल और 1% लेवल और 0.01 लेवल कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है जो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप का। वी हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट हमने आपको अभी मेंशन किया। मान लीजिए वही एक्सपेरिमेंट है, देयर आर 2 ग्रुप्स, वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अनदर इज कंट्रोल ग्रुप, और इसका जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सैंपल इज 32, दिस सैंपल इज 34 एंड मीन ऑफ दिस ग्रुप इज 87.43, मीन ऑफ दिस ग्रुप इज 82.58। जो हमने बाद में टेस्ट लिया है उसका मीन इस ग्रुप का इतना आया है, इस ग्रुप का इतना आया है। मीन स्क्वायर, दिस वेरिएंस इज दिस वन, इसका वेरिएंस इतना है, सॉरी सिग्मा नॉट मीन स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इतना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इतना है। अब ये टी टेस्ट को कैलकुलेट कर लिया हमने, मीन 1 माइनस मीन 2 and this sigma 1 square by 32 plus sigma 2 square by 34 रूट ओवर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज यू कैन सी ऑन द स्लाइड एंड दिस वैल्यू कम्स 0.311। ये वैल्यू कितना आता है? 0.311। अब ये 0.311 ये बताएगा कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। दिस वैल्यू, ये टी वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास, दिस विल डिसाइड, ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस वैल्यू वी कैन डिसाइड कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब देखिए एक चीज यहां पर मैं कह दूं,
Actually मैं I don't want to bring any confusion in between. इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हाउ टू प्रोसीड. लेट अस, आप पहले इसको ही कर लीजिए, छोड़िए इसको अभी. ये जो है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पार्ट 3 में हम करेंगे. लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि ये जो हमारा N1 और N2 है, ये सैंपल जो है, पहला सैंपल कंट्रोल ग्रुप का सैंपल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का सैंपल, ये जो आप देख रहे हैं 32 एंड 34, दोनों में -1 करते हैं. N1 -1 प्लस N2 -1, या आप कह सकते हैं N1 प्लस N2 -2. तो ये जो वैल्यू होगा वो हमारा जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए. कितना आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम? हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? यस सर. यस सर. एक आदमी बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा. अपना माइक खोल लीजिए, कोई एक जो है बताइए डिग्री कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है. N1 माइनस कुछ नहीं करना, 1 माइनस कर देना है दोनों सैंपल का जो साइज है. नाउ इट इज 31 प्लस 33. 33 सर. 64. 64 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब देखिए Yes, sir. डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली अब हम जाएंगे टी टेस्ट में. हमारा टी टेबल जो है, हमारा एक टेबल इज प्रोवाइडेड फॉर दैट, एक स्टैंडर्ड टेबल हमारा है. वहां पर हम ये जो 64 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम देखेंगे कि 0.01 लेवल पर और 0.05 लेवल पर टी का कितना वैल्यू दिया हुआ है. लेट अस गो टू द टेबल. अभी देखते हैं टेबल को कहां से लेंगे. अरे why you late so late? Now see the table. Coming to the table, now we have to discontinue this and come to a new table. No, this is not there. Same table. Same thing is coming. Okay. Bring table. Trying to bring the table before you. This is child score calculator. Let us go to the statistical table is here, but it's not visible to you. It means I will have to do the exercise again. Just wait. I'm inserting the new table. Yes, it is inserted. Now come to the floor. Yes. Now see this table. This is T table. Okay. Now what is your degree of freedom? This is
above 64, sir. 60, 64, 64, Yes, sir. 70. There is no harm to look over here 60, और we can what you call interpolate, इस वैल्यू को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। आप 60 पर वैल्यू देखिए। किसके लिए आप देखेंगे? पहले आप देखिए 0.5% के लिए। दिस इज 0.5%, isn't it? This t value is a t distribution table, critical value of t. You can find it in any book of psychology and statistics, या statistical table ऐसे भी अलग से आप देख सकते हैं, और या साइट पर भी अवेलेबल है, you can browse it. यहाँ देखिए टी टेस्ट में हम जा रहे हैं 0.5% लेवल पर। ये देखिए सेकंड कॉलम इज 0.5% लेवल, 0.5% लेवल। यहाँ पर 1 टेल 2 टेल का भी जिक्र है, अभी आप उसको छोड़ दीजिए। हमारा नल हाइपोथेसिस है, इसलिए हमको ये वैल्यू देखना पड़ेगा 2.5% लेवल का। आप चलिए यहाँ पर 62 पर, और ये आपको ऐसा टेबल मिल जाएगा जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है 0.1, उसमें वैल्यू दिया हुआ है, जो है कि वो 1 टेल टेस्ट के लिए, 2 टेल टेस्ट के लिए। एक को बोल्ड किया हुआ है, एक बिना बोल्ड का है। जो बहुत सारे ऐसे टेबल्स हैं, ज्यादातर टेबल ऐसे ही होते हैं जिसमें कि वैल्यू दिखाया गया है, और इसमें जहाँ बोल्ड किया हुआ है वो 2 टेल टेस्ट के लिए है, बिना बोल्ड जो है 1 टेल टेस्ट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू 2 आ रहा है, 2, और ये 70 जो है ये 1.994 है। इसका मतलब ये 2 से ये वैल्यू जो है, जो ही आगे जाएगा थोड़ा कम ही होगा, ठीक है? राइट, Yes, sir. Yes, दिस sir. इज 2। ये देखिए, जिनको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ये देखिए ये वैल्यू 2 है, और 0.01 लेवल पर हम देख लेते हैं। 1% लेवल पर ये वैल्यू कितना है? 1% लेवल पर ये वैल्यू जो है 2.66 है। 1% लेवल कहा था हमारा, कौन सा कॉलम था? थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में 1 2 3 4, ये फोर्थ कॉलम 2.66। अब ये जो ही नीचे जाते हैं, अगर ये 60 से 62 अगर हो जाएगा, 63 हो जाएगा तो कम ही होगा, इससे आगे ज्यादा नहीं होगा। आप देखिए 2.6660 है। जब हम 70 पर जाते हैं तो इट इज 2.648। 30 से ऊपर जाने के बाद जो है वैल्यू में बहुत अंतर नहीं है। ये देखिए, ये जो है ये वैल्यू आपने देख लिया है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है 2.66 है। दैट इज हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज 1% लेवल पर। और लोअर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमारा 5% है, उस पर वैल्यू 2 है। अब देखिए, इसको याद रखिए आप, हमारा फाइनल वैल्यू क्या है? 2.66 है। लेकिन यहां पर जो वैल्यू हमारा आ रहा है, जो हमारा manage your account, yes, now we'll have to go to another table. Yes, sorry, go to the new table. Yes, yes, see this value. Now this value is greater than the table value. यहां तक कि हाईएस्ट लेवल जो सिग्निफिकेंस हमारा है, अगर कोई भी सिग्निफिकेंस अगर जैसे 0.3.11 हमारा टी का वैल्यू है,
और टेबल में जो है हमारा 1% लेवल पर वैल्यू है 2.6 समथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब हमारा ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस 1% लेवल पर रिजेक्ट हो गया, हायर लेवल पर रिजेक्ट हो गया। और कोई भी रिजेक्शन अगर 1% लेवल पर हो जाता है तो 5% वो होगा ही, इनएविटेबल है, क्योंकि 5% पर जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा। इसलिए अगर 1% पर रिजेक्ट ये नहीं होता, अगर ये वैल्यू होता 2.34, 1% पर हमारा वैल्यू कितना है टेबल में, 2.6 है, isn't it? Yes, sir. Yes, 2.66. 2.66। सपोज ये वैल्यू हमारा होता 2.5, तो पॉइंट तो 1% लेवल पर ये रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन 5% लेवल पर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि 5% लेवल पर जो वैल्यू है ओनली 2 है, लेकिन 5% लेवल तक को हम रिजेक्शन के लिए सही मानते हैं। तो ये बात देख लीजिए आप कि कोई भी हाइपोथेसिस 1% लेवल पर अगर रिजेक्ट हो गया तो जाहिर है कि 0.5% लेवल पर भी होगा। अगर 1% पर नहीं हो पाता है तो हम 5% पर भी चेक करते हैं, अगर 5% पर भी रिजेक्ट हो गया तो हाइपोथेसिस को रिजेक्टेड मानेंगे। सो नाउ यू कंपेयर दिस वैल्यू विद द टेबल वैल्यू, जो टी टेबल का जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल होगा। और हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपका जो n1 और n2 है दोनों को प्लस कर दीजिए, और दो ग्रुप है इसलिए इसमें 2 से माइनस कर दीजिए, तो 32 माइनस 1 एंड 34 माइनस 1, इसको ऐड कर दीजिए, that will give you the degree of freedom. And according now you see the table using that degree of freedom, according to the degree of freedom जो वैल्यू आता है उस वैल्यू से इसको कंपैरिजन कीजिए, एंड यू कैन सी कि वेदर योर हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और नॉट। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि द डिफरेंस इज रियल, इट इज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट, नॉट ड्यू टू द चांस फैक्टर, दिस इज नॉट द सैंपलिंग एरर। ओके, अब आगे चलिए। अगर टी टेस्ट जो होता है, या जो हम टेस्ट या टी टेस्ट जो कर रहे हैं उसके लिए जाहिर है अगर सैंपल हमारा बड़ा है, बड़ा सैंपल का मतलब इट इज बिगर देन 30 या 30 से बड़ा है तो उसको हम बड़ा सैंपल कहते हैं। और वैसे हालत में टी टेस्ट का इस्तेमाल अगर ना करके हम जेड वैल्यू से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज यही बात थी वहां पर जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, इसको हम यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेक इट मोर क्लियर। आप इतना जान लीजिए कि अगर हमारा सैंपल छोटा है तो हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है, देन वी यूज टी टेस्ट। टी टेस्ट, यूजिंग टी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यू हैव ए स्मॉल सैंपल, sample size is less than 30. If your sample size is less, more than 30, in that case you can simply, you can decide your confidence level without going into the t test. टी टेस्ट के में बिना गए हुए ही आप कॉन्फिडेंस लेवल को जान सकते हैं, या उसके आधार पर अपने हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए जेड टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जेड टेस्ट के लिए हमको एक अलग टेबल में जाना पड़ेगा जो पहले हमने डिस्कस किया है, क्योंकि तभी आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेट अस गो टू ए न्यू टेबल। ओल्ड टेबल में चलेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इसको ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू discuss the thing, because now I would like to go to the old table, see whether this table is
This is the real difficulty over here. Intervals in parametric test के अंदर ये टेबल है. Searching for that. It's where is it? Statistical research paradigms. Yes, it is there. Go to this pen. Yes. Now see this table. We have already worked with this table. We already, while discussing SE sampling error, I had shown you this table. See this table. Now see, this is the mean. You know, this is the mean. Okay, and this is standard deviation. This is this one, the continuous line. ये कंटिन्यूअस लाइन वाला ग्राफ जो हमारा बेल सेप्ट ग्राफ जो है, ये ग्राफ है हमारा स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन का. स्कोर, हमारे पास स्कोर है. मान लीजिए हमारे पास किसी टेस्ट का स्कोर है. अब ये देखिए, टेस्ट का जो स्कोर है हमारे पास, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है और ये 180 जो है वो उसका मीन है. दिस इज द मीन. अब डॉटेड लाइन को मत देखिए, यू सी दिस कंटिन्यूअस लाइन ओनली. 180 मीन है. दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन मीन सिग्मा. वैसे सिग्मा का इस्तेमाल पॉपुलेशन मीन के लिए, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए होता है, लेकिन हम कन्वीनियंटली बोल रहे हैं, उसके लिए एस का इस्तेमाल होता है. किसी सैंपल में अगर सैंपल का अगर वो स्टैंडर्ड डिविएशन है तो उसके लिए एस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है तो उसके लिए सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम यहाँ सिग्मा बोल भी रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दैट सिग्मा डिनोट्स सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये देखिए, ये जो एस है स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है और ये स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इसका मीन जो है स्कोर का, दैट इज 180 है. ये बीच का मिडिल लाइन जो है दैट इज मीन. अब यहां देखिए, ये स्कोर है 192, ये है 204, ये है 216, और इधर मीन से कम जो स्कोर है 168 है, 156 है, 144 है. तो कहने का मतलब ये स्कोर जो यहां दिख रहा है इस टेबल में, दैट इज स्प्रेड बिटवीन 144 एंड 236, सॉरी 216. 144 और 216 के बीच में हमारा सारा स्कोर स्प्रेड है और उसका मीन 180 है और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 12 है. तो ये दूरी जो है 180 से 192 के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको स्टैंडर्ड टर्म में हम 1 सिग्मा कहेंगे. ये 1 सिग्मा जो इस तरह जो हम दूरी नाप रहे हैं, 1 सिग्मा, दैट इज जेड स्कोर. जेड स्कोर इज 1 सिग्मा. जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड, ये उसी को बेसिकली सिग्मा कहते हैं. जेड जो है वो ये बताता है कि मीन से वो स्कोर कितनी दूरी पर है, या एक स्कोर या दूसरे स्कोर के बीच में कितना स्टैंडर्ड डिस्टेंस है. इस चीज को बताता है, उसको जेड स्कोर कहते हैं. ठीक है, तो ये आप देख लीजिए यहां पर, ये 1 सिग्मा जो है, ये 1 सिग्मा का जो डिस्टेंस है इस जेड स्कोर है, या यहाँ पर 2 सिग्मा का डिस्टेंस है, और ये या तो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में. ये राइट साइड में है तो प्लस है. 1 सिग्मा मीन्स क्या, 180 प्लस 12. एक सिग्मा कितना का डिस्टेंस है, 12 पॉइंट का डिस्टेंस है. तो 180 प्लस 12 192. 2 सिग्मा मीन्स, अगर हम कहते हैं 2 सिग्मा, अगर जेड इज 2 सिग्मा
It means 180 plus 12 plus 12, 204. If we say 3 sigma, it means 180 plus sigma plus sigma plus sigma. 1 sigma is 12, 12, 12, 12 is 260. Likewise, this is the left direction. It is 180, 168, 1 sigma left. इससे 1 minus 1 sigma है, इससे 12 पॉइंट लेस है. यहां पर 2 सिग्मा, 12 माइनस 24 कम है, 3 सिग्मा माइनस 36 कम है. तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म में जो आप ये देख रहे हैं कि मीन से किसी स्कोर का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड जेड स्कोर. उसको जेड स्कोर कहते हैं. उसको आप इस तरह भी देख सकते हैं. अब हम इसको समझने के बाद हम आएंगे नाउ टू ए वेयर इज इट. Now, see another presentation. This I don't know if it's coming or statistical table is over. Yes, that calculator. See here. अब ये आप देख लीजिए, दिस जेड कैलकुलेटर, यू कैन कैलकुलेट जेड. यहां पर आप डाल दीजिए कि मान लीजिए जेड हमारा ये देखिए लेफ्ट और राइट साइड जिस तरह 1+1 हमने डाला है. नाउ कैलकुलेट. अब ये देखिए ये जो मीन है, ये बीच में ये मीन है, मीन से ये इतना डिस्टेंस, इसके बीच में ये जो जितने सारे केसेज आ रहे हैं, तो ये जो हमारा जो है, अगर मीन हमारा मान लीजिए 180 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है तो 192. 180 से 192 के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस एरिया के अंदर है. ये तो ये 1 सिग्मा का डिस्टेंस है. ये अगर आप इसको कर दें आप 3 सिग्मा, 3 ले लीजिए आप. नाउ कैलकुलेट दिस. नाउ देखिए ये यहां से यहां तक का एरिया जो है ये 3 सिग्मा, ये डिस्टेंस जो 3 सिग्मा है. और अगर स्कोर के टर्म में कहेंगे तो 180 आपका मीन है, 12 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो 180 प्लस 12, 180 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 3 सिग्मा है ये, 3 सिग्मा. तो 12 3 जा 36 प्लस 180 216. ये जो है ये 180 से 216 के बीच का जो स्कोर है वो यहां से यहां तक फैला हुआ है. तो इस 3 सिग्मा इज जेड स्कोर. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लेट अस सी दिस टेबल. You see here on this one. X is a score. This is standard deviation. The standard deviation of the population, and this is the standard deviation of mu. Is the population mean, and this is the population standard deviation. ये मीन है, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये स्कोर है. अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं जेड स्कोर को. ठीक है. नाउ आई थिंक योर कंफ्यूजन इज रिमूव्ड, एंड इफ इट इज नॉट रिमूव्ड यू कैन स्टिल आस्क मी. You must join on time. देखिए आप खाना पूर्ति करने के लिए मत ज्वाइन कीजिए. You must join on time, and because
the kind of things we are discussing, it is very difficult to get in between. बीच में समझना उसे संभव नहीं है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इसमें आप एक चीज देखिए कि हमने ये आपको बताया कि अगर आपका सैंपल बड़ा है, इफ योर सैंपल इज बिगर देन 30, इन दैट केस विदाउट गोइंग टू टी टेस्ट आप कॉन्फिडेंस लेवल को जांच सकते हैं. आप उसको ये तय कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस इज टेस्टेड और नॉट, और उसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट में जा रहे हैं अभी, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे. जस्ट लेट मी सी व्हाट इज द टाइम. यस वी हैव टाइम, few minutes we are having. अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ कंडीशंस का. यहाँ तक हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है एंड कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव टुडे रिपीटेड एवरीथिंग बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ टाइम. वी विल फिनिश इट बिफोर टाइम. नाउ दीज आर द 2 कंडीशंस. आप देखिए आपके स्क्रीन पर 2 कंडीशंस हैं कि अगर reject null hypothesis when it is false. null hypothesis अगर false है तो उसको reject आप कर देते हैं. कहने का मतलब मेथड A is not equal to मेथड B. आप देख रहे हैं ये कैसा डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि null hypothesis सही नहीं है. अगर आप कहते हैं there is no significant difference between A and B, ये सही नहीं है, तो क्या है सही? क्या होगा? देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू. आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया. अगर नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हैं तो सही डिसीजन लेते हैं. अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन. एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो सर. ठीक, ओके. नाउ नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. अगर कोई हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू मीन्स हम कह रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड इन फैक्ट इन रियल सेंस देयर इज नो डिफरेंस, और हम ऐसे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं. कहने का मतलब हम उसको रिटेन कर लेते हैं. Yes. तो मेथड ए इक्वल टू मेथड बी. हम पहले कह रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, और ये सही है. अगर सही है तो इसको रिजेक्ट नहीं करते. मेथड ए एंड बी हमारा सही डिसीजन है. ये भी सही डिसीजन है. लेकिन ये दोनों डिसीजन को देखिए. रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तब भी आप रिजेक्ट कर देते हैं तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन होगा. हाइपोथेसिस कह रहा है मेथड ए इक्वल टू मेथड बी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं. आप कहते हैं नहीं, मेथड ए और बी बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाता है. उसी तरह नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है, ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन आप उसको बराबर कह देते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन है. ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें 2 डिसीजंस आपके राइट हैं, ये 2 डिसीजंस आपके रॉन्ग. इसी पर बेस्ट है टाइप 1 और 2 एरर. हम जो टाइप 1 और 2 एरर की बात करेंगे और उसके बाद 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट की बात करेंगे. हम यहीं से आज शुरू करने वाले थे, लेकिन हमने जो डिफेक्टो आपका डिस्कशन सुन लिया था, जिस वजह से हमको दोबारा से इसको आज रिपीट करना पड़ा. इसलिए ये सिचुएशन ना आए, इसलिए यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम. आप अपना अनम्यूट कीजिए, आप वहां सवाल पूछिए. हम धीरे बढ़ेंगे. हम जान रहे हैं कि ये जो है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जहाँ पर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होता है, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अलग अलग है, इसलिए कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा भी कुछ नहीं है. नाउ यू हैव डन ऑल द 2 सेमेस्टर्स ऑफ एमएट. You are enough prepared to understand everything. ये देखिए, this is one part. Now we are going to the next part, that is hypothesis testing part 2. And here, see, this is
Now the decision I was talking. Yeah, right now I talked about the decision. You failed to correct, failed to reject. True hypothesis is the correct decision. Hypothesis is true and you don't reject it. It's correct decision. Hypothesis is false and you fail to reject. This is the wrong decision. This is called type 2 error. Hypothesis false है, इसका रिजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आपने रिजेक्ट नहीं किया, failed to reject. So this is called type 2 error. When hypothesis is false and you accept it, then it is type 2 error. ठीक है? Likewise, if hypothesis is true and you reject it, then it is type 1 error. This is type 1 error. Hypothesis is true, but you have rejected it, whereas it should not be rejected, but you rejected it. So this brings type 1 error. And if hypothesis is false and you rejected it, this is your correct decision. So these two are correct decisions. When hypothesis is true and you don't reject it, you fail to reject, this is correct decision. Otherwise, it is a incorrect decision and leads to type 2 error. This is due to type 2 error. Now, if a hypothesis is true and you reject it, then it's type 1 error. And if hypothesis is false and you reject it, then it is a correct decision. So now we'll be talking about type 1 and type 2 error. Okay. Now see type 1 error. The first kind of error that is possible involves the rejection of a null hypothesis that is actually true. Okay. This kind of error is called type 1 error and is sometimes called an error of the first kind. We also call it an error of the first kind. Let us go back to example of a drug being used to treat a disease. Suppose we are using a drug, medicine to treat a particular disease. If we reject the null hypothesis in this situation, then our claim is that the drug does in fact have some effect on a disease. But if the null hypothesis is true, then in reality the drug does not combat the disease at all. The drug is falsely claimed to have a positive effect on drug. ये एग्जाम्पल इसलिए है कि एग्जाम्पल एक लाइफ से जुड़ा हुआ है एंड गिव्स यू ए क्लियर पिक्चर. मान लीजिए कि आप एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. नल हाइपोथेसिस कहता है कि दिस ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन द डिजीज. आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट हो जाता आपका हाइपोथेसिस. तो इसका मतलब है ड्रग हैज एन इफेक्ट ऑन द डिजीज. ये जो ड्रग है ये मेडिसिन है, डिजीज को क्योर कर सकता है, इसका इफेक्ट है. ठीक है. आप एक हाइपोथेसिस जो कि ट्रू था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया. इनफैक्ट इन रियलिटी क्या था, इस ड्रग का कोई भी इंपैक्ट नहीं था. ड्रग was having no impact on disease. उस मेडिसिन, उस ड्रग का डिजीज पर कोई प्रभाव नहीं था और हाइपोथेसिस सही थी, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया. और हाइपोथेसिस के रिजेक्शन से क्या हुआ, ये रिजल्ट आ गया कि इस ड्रग का डिजीज पर इंपैक्ट है, ये ड्रग डिजीज को सही करने में समर्थ है. तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा
मतलब वो गलती हमसे हो रही है। एक ड्रग जिसका कोई इम्पैक्ट डिजीज पर नहीं, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, उसका यूज करेंगे, क्योंकि हमने एक गलत हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया, हमारा रिसर्च का फाइंडिंग ही गलत हो जाएगा। दूसरे काइंड का एरर जो है वो है, अभी आपने जो देखा, वी डोंट रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस दैट इज फॉल्स। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है उसको हम रिजेक्ट नहीं करते, तो ये कहलाता है टाइप 2 एरर, एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एरर ऑफ सेकेंड काइंड। अब देखिए, सेम उसी सिचुएशन, इफ वी थिंक बैक अगेन to the scenario in which we are testing a drug, what would a type 2 error look like? Type 2 error would occur if we accepted that the drug had no effect on a disease, but in reality it did. अगर मान लीजिए ड्रग का इम्पैक्ट है, हम कहते हैं there is no effect on drug has no effect on the disease, ये हमारा हाइपोथेसिस है। इनफैक्ट हाइपोथेसिस फॉल्स है। फॉल्स ये है कि ड्रग का इफेक्ट है, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जाहिर है जिस ड्रग का इफेक्ट था, अब तो हमको ये रिजल्ट आ गया कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं रिसर्च में कि टाइप 1 और 2 एरर हो सकता है, जहां की आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें। जहां आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, उसको आप रिजेक्ट कर दें। ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, और such situations are called type 1 and 2 error. अब देखिए कि टाइप 1 एंड 2 एरर जो है वो बेसिकली इसको फुल्ली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक एरर 0, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए हम टाइप 1 एंड 2 एरर को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, कंट्रोलिंग टाइप 1 एरर, सब फॉर ए 95% कॉन्फिडेंस लेवल द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.5। आप जानते हैं 95% लेवल को हम 0.05 लेवल भी कहते हैं। इट मीन्स दैट, अभी हमने आपको बताया है कि देयर इज ए 5% probability that we will reject a true null hypothesis। 5% पॉसिबिलिटी है कि हम जो है ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। हमने कहा था कि किसी एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स अगर हम कंडक्ट करते हैं, 5 टाइम्स जो है हो सकता है वो रिजल्ट ड्यू टू एरर हो, ड्यू टू सैंपलिंग एरर और सम अदर एरर। So it means कि there is 5% probability that we will reject a true null hypothesis। जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 5% है। तो हम करते क्या है, इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा दें हम। अगर हम पॉसिबिलिटी जो 5% इसको 1% कर दें, तो जाहिर है कि टाइप 1 एरर कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल 5% ना लेकर के अगर 1% का कॉन्फिडेंस लेवल हम लें या कंसीडर करें, तो टाइप 1 एरर को मैनेज कर सकते हैं। यहां देखिए, इन द लॉन्ग रन 1 out of every 20 hypothesis tests that we perform at this level will result in a type 1 error। देखिए, 5% means 1 out of 20। जो बात हमने कहा उसी वही सेम वही बात यहां पर कही जा रही है कि 1 out of 20 हाइपोथेसिस टेस्ट्स, अगर 20 बार आप टेस्ट करते हैं किसी हाइपोथेसिस को, तो एक बार जो है that we perform that this level will result in type 1 error। लेकिन अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल हम लेते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी 1% हो जाता है। देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। अगर हम 100 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1% मीन्स 100 बार, अगर 100 बार हाइपोथेसिस को टेस्ट करें तो एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा। तो कहने का मतलब कि टाइप 1 एरर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। we could decrease the value of alpha from 0.05 से 0.01 कर सकते हैं, corresponding to 99% level of confidence and minimize type
one error. By decreasing the value of alpha 0.05 से अगर 0.01 कर देंगे, कहने का मतलब 5% कॉन्फिडेंस लेवल के बजाय अगर 1% कॉन्फिडेंस लेवल हम लें तो टाइप 1 एरर जो है वो मिनिमाइज होगा। लेकिन जो ही टाइप 1 एरर मिनिमाइज होगा त्यों ही टाइप 2 एरर को बढ़ने की संभावना है। अब देख लीजिए, आप अगर टाइप 1 और एरर और टाइप 2 एरर किसको कहते हैं, ट्रू हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हैं या फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन को अपने सामने रख करके देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर आपने 5% से 1% कर दिया, तो टाइप 1 एरर तो आपका मिनिमाइज हो गया, लेकिन टाइप 2 एरर को बढ़ने की संभावना है। However, if everything else remains the same, then the probability of type 2 error will nearly always increase. अब टाइप 2 एरर को कैसे मैनेज करेंगे? टाइप 2 एरर को मैनेज करने के कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, लेकिन आई वुड लाइक टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज आई हैव गिवन टाइम टू अनदर ग्रुप, ऑलरेडी इट इज नोटिफाइड, सो in the next coming period we would be talking about type 2 error, and then we would be talking how to control type 2 error, and then we would be discussing about one-tailed and two-tailed tests, and when discussing one-tailed and two-tailed tests you will come to know about the significance of Z, or you would be able to know that without using t-test how you can reject or accept a hypothesis. So these are the things I'll be doing in the next period, and along with it I would also like to explain that confidence level. What do you mean by degree of freedom? So thank you very much, and if you have any problem then you must come with that. First thing is that you go through the hypothesis testing. You read a book, or at least you may discuss among yourselves. Reading is very important. You read and see what problems come to the fore, and you can discuss that problem with me. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, any problem? No. Yes. No, sir. If it is not there, even you think over it. Now it is clear to you this what is Z score? Yes, sir. हेड स्कोर बहुत अच्छे से क्लियर तो नहीं हुआ सर, बट पढ़ेंगे तो हो जाएगा वो। Z स्कोर कुछ नहीं है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज द Z स्कोर, इज डिस्टेंस मीन से लेकर के 1 सिग्मा, दैट इज Z स्कोर. Z स्कोर इज स्टैंडर्ड स्कोर, दैट्स ऑल. अब इतना जान लीजिए. सर पॉपुलेशन का बड़ा और छोटा होना नहीं समझ में आ पाता सर, जैसे आप बोले ना कि बड़ा मैंने पॉपुलेशन 30 अगर सैंपल में 30 इंडिविजुअल है तो दैट इज सपोज्ड टू बी द बिग सैंपल, नॉट पॉपुलेशन, बिग सैंपल. और 30 से कम इंडिविजुअल उसमें है, दैट इज स्मॉल सैंपल. व्हाट इज प्रॉब्लम इन इट? अगर आपने कोई सैंपल लिया है उसमें 30 इंडिविजुअल है, देन इट इज ए बिग सैंपल, सपोज्ड टू बी बिग सैंपल. लेकिन अगर 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, देन इट इज ए स्मॉलर सैंपल. और स्मॉलर सैंपल में टी टेस्ट का इस्तेमाल आवश्यक है. लेकिन अगर बिग सैंपल है, 60 है, 62 है, तो बिना टी टेस्ट में गए हुए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट हम कर सकते हैं. उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब 1 and 2 की, जब हम 1-tailed and 2-tailed टेस्ट की बात करेंगे. जैसे कि हमारा नल हाइपोथेसिस 2-tailed टेस्ट है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, मुझे याद है. और जैसे कि इसमें डायरेक्शन है, दोनों तरफ डायरेक्शन है, इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस. इसका मतलब एक दूसरे से बेहतर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है. और एक है कि देयर इज दिस ग्रुप इज बेटर देन दैट, एक ही डायरेक्शन है, इसमें दूसरे डायरेक्शन की गुंजाइश नहीं है. तो जब दोनों तरह के हाइपोथेसिस में
जब हम टेस्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंस लेवल बदल जाता है। इन सब चीजों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसमें डिस्कस कर लेना चाहिए। छोटा सर, सैंपल बड़ा सैंपल तो बहुत आसान है, और ये जी तो बिल्कुल आसान। जेड टेस्ट को जी भी बोलते हैं हम लोग, जी भी बोलते हैं इसको। ओके इसको सर। जेड जो बोलते हैं इसको जी भी बोलते हैं, इसको जी भी बोल सकते हैं। तो ये जी जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ये जी जेड है। अगर हम कहें 180 हमारा मीन है और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, तो 1 सिग्मा अगर हम बोलेंगे प्लस 1 सिग्मा, इसका मतलब 180 से 12 पॉइंट 190। तो दैट इज जेड स्कोर। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है सर। अब वो समझ बहुत क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। चले